नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य सुलझाने वाले हैं जिसका नाम हम सबने बचपन से सुना है, महान राजा विक्रमादित्य। हम उन पुरानी कहानियों की परतों को हटाकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या न्याय और सुशासन का ये परम प्रतीक सच में था या सिर्फ एक दिलचस्प कहानी। राजा विक्रमादित्य का नाम हमारी संस्कृति में इतना गहरा बसा है कि असल सच्चाई जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा इस रूपरेखा पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे उन मशहूर मिथकों से, फिर देखेंगे इतिहासकारों के बीच की दिलचस्प बहस को, उसके बाद हम कुछ ठोस पुरातात्विक प्रमाणों को खंगालेंगे और आखिर में चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रम संवत के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, विक्रमादित्य मिथक और यथार्थ। सबसे बड़ा सवाल जो सीधा हमारे दिमाग में आता है वो ये है, क्या राजा विक्रमादित्य सिर्फ एक मिथक थे या फिर कोई ऐतिहासिक सच्चाई। मतलब जरा सोचिए, भारतीय इतिहास में ये नाम अंधकार पर प्रकाश की जीत का सबसे बड़ा पर्याय है, लेकिन जब हम पक्के ऐतिहासिक सबूत ढूंढने निकलते हैं तो कहानी थोड़ी उलझ जाती है। अगर हम किंवदंतियों की बात करें तो विक्रमादित्य एक बिल्कुल परफेक्ट राजा की तरह सामने आते हैं। आपने बैताल पच्चीसी की कहानियां तो पक्का सुनी होंगी, है ना। उसमें राजा और बैताल के बीच की बातचीत में उनकी असीमित बुद्धिमत्ता और गजब के न्याय की झलक मिलती है। और सिंहासन बत्तीसी को तो आप भूल ही नहीं सकते, जहां वो 32 मूर्तियां विक्रमादित्य की असाधारण उदारता, कमजोरों की रक्षा और सनातन धर्म के प्रति उनके संरक्षण का गुणगान करती हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इतने महान इंसान का सच में कोई वजूद था? और यहीं से एंट्री होती है हमारे इतिहासकारों की। चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर उनके दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण क्या कहते हैं। अब यहां जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है इन दो विचारधाराओं का जबरदस्त टकराव। एक तरफ पश्चिमी दृष्टिकोण है जिसे मैक्स मुलर जैसे विद्वान मानते हैं। उनका सीधा सा तर्क है, भाई पहली शताब्दी ईसा पूर्व का कोई पुख्ता शिलालेख या सीधा पुरातात्विक सबूत तो मिला नहीं, इसलिए ये महज एक मिथक है। लेकिन दूसरी तरफ कोटा वेंकटाचलम जैसे विद्वानों का भारतीय दृष्टिकोण है। वो कहते हैं कि हम अपनी इतनी गहरी सांस्कृतिक स्मृति और 57 ईसा पूर्व से लगातार चले आ रहे विक्रम संवत कैलेंडर को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। उनके मुताबिक पश्चिमी इतिहासकारों ने भारतीय कालक्रम को ठीक से नहीं समझा और कई ऐतिहासिक अभिलेख तो समय के साथ नष्ट हो गए। तो अब सवाल उठता है कि क्या हमारे पास कोई ठोस जमीनी सबूत है जो इन दावों को साबित कर सके। चलिए कुछ सिक्कों और पुरातात्विक प्रमाणों पर नजर डालते हैं। प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र यानी सिक्कों का अध्ययन इतिहास के कई बंद दरवाजे खोलता है। स्क्रीन पर दिख रहे इन प्राचीन सिक्कों को ध्यान से देखिए। इनमें बहुमुख वाले देवताओं को उकेरा गया है। ये सिर्फ लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले धातु के टुकड़े नहीं हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे उस समय अलग अलग संस्कृतियों का एकीकरण हो रहा था और शासक अपनी धार्मिक भावनाओं को कैसे व्यक्त करते थे। ये सिक्के एक तरह से उस दौर के जिंदा ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। और इसी कड़ी में साल 2013 में उज्जैन की शिप्रा नदी के तट पर एक बेहद रोमांचक खोज हुई। एक निजी संग्रहकर्ता को पहली शताब्दी ईसा पूर्व का एक सोने का सिक्का मिला। और सबसे खास बात क्या थी, इस छोटे से सिक्के के एक तरफ बाकायदा एक राजा का चित्र बना हुआ था। इस खोज ने कितनी हलचल मचाई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ ने इस पर क्या कहा। उनका मानना है कि चेहरे वाला ये छोटा सा सोने का सिक्का महान महाराजा का पहला पक्का पुरातात्विक प्रमाण है। ये खोज इस थ्योरी को बहुत मजबूत करती है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में मालवा गणराज्य में सच में एक ऐसा प्रमुख शासक था जिसने शकों को यानी सिथियानों को धूल चटाई थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आधुनिक शैक्षणिक जगत में एक और अहम सिद्धांत को बहुत मान्यता प्राप्त है और वो है महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का सिद्धांत। इस कनेक्शन को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। 57 ईसा पूर्व में शकों की हार हुई और विक्रम संवत शुरू हुआ। फिर 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई जब शकों ने वापसी की। और इसके काफी समय बाद 375 से 415 ईस्वी के बीच आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शानदार शासनकाल। अब समानताएं देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी उज्जैन को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। उन्होंने भी पश्चिमी क्षत्रपों यानी शकों का पूरी तरह से सफाया किया, जिसके बाद उन्हें शकारी यानी शकों का विनाशक कहा गया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
इसीलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के इन्हीं महान कार्यों ने विक्रमादित्य की उस मूल किंवदंती को एक विशाल और अमर रूप दे दिया। और ये शानदार ढंग से उनके दरबार के मशहूर नवरत्नों की सभा से भी साबित होता है। कहा जाता है कि उनके दरबार में महान कवि कालिदास और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराहमिहिर जैसे दिग्गज शामिल थे। भले ही ऐतिहासिक रूप से इनका समय अलग अलग रहा हो, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये बहुत अहम है। ये दिखाता है कि एक असली और आदर्श राजा की शक्ति केवल उसकी सेना में नहीं होती, बल्कि विज्ञान, कला, चिकित्सा और भाषा पर उसकी गहरी पकड़ और संरक्षण में भी होती है। तो चलिए अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं विक्रम संवत की वैज्ञानिकता और न्यायप्रियता के उस मानक को जो आज भी हमारे बीच जिंदा है। हमारे देश में 2 प्रमुख ऐतिहासिक कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। विक्रम संवत, जो 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, वो एक चंद्र सौर यानी लूनी सोलर प्रणाली है। इसमें सूर्य और चांद के चक्रों को सटीकता से मिलाने के लिए हर तीसरे साल एक अधिक मास यानी एक्स्ट्रा महीना जोड़ा जाता है। क्या कमाल की वैज्ञानिक सटीकता है। वहीं 78 ईस्वी से शुरू हुआ शक संवत पूरी तरह से सौर प्रणाली पर आधारित है और आज हमारा राष्ट्रीय नागरिक कैलेंडर है। फिर भी सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में आज भी विक्रम संवत का ही बोलबाला है। इन सारी बहसों और कैलेंडरों से ऊपर अगर कुछ है तो वो है राजधर्म। विक्रमादित्य इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रहे, बल्कि राजधर्म का एक आदर्श मानक बन गए। एक ऐसा संप्रभु शासक जिसका परम कर्तव्य है कमजोरों की रक्षा करना, सत्य का साथ देना और न्याय की कभी अनदेखी ना करना। ये एक ऐसा बेंचमार्क बन गया जिसे बाद के हर शासक ने छूने की कोशिश की। दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या उस दोषरहित, अमर और आदर्श राजा की किंवदंती गढ़ने के लिए किसी एक असल ऐतिहासिक इंसान को भूलना जरूरी था? शायद हाँ, क्योंकि जब कोई नाम किसी एक व्यक्ति की कमियों या पहचान से ऊपर उठ जाता है, तभी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए शासन और न्याय का एक शाश्वत, बेदाग प्रतीक बन पाता है। इस गहराई से भरे ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।